हेलो, दिस इज आदित्य उपाध्याय, फैकल्टी ऑफ राउस एकेडमी। मैं यहाँ पे एनसीईआरटी बैच के लिए आपका पॉलिटी सब्जेक्ट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो अप्रोच होती है फाउंडेशन बैच में एनसीईआरटी क्लासेस के लिए, उसमें हम 6 to 12 एनसीईआरटी बुक्स कंप्लीट कराते हैं। जैसे कि हम जो आज टॉपिक कवर करने वाले हैं, ये 11th क्लास का एक चैप्टर है जो है आपका फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, जो हमारे पार्ट 3 का भाग है। अब मौलिक अधिकार क्या होते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है, तो हम समझेंगे कि मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित होते हैं, जिनकी गारंटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है और जिसके संरक्षक के रूप में हमारा सुप्रीम कोर्ट काम करता है, ऐसे अधिकार जो हमारे व्यक्तियों को दिए जाते हैं फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। इस अवधारणा के साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है ह्यूमन राइट्स का। एक होते हैं ह्यूमन राइट्स और एक होते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में अंतर यह है कि ह्यूमन राइट्स जो होते हैं ये ग्लोबल एरिया के लिए दिए जाते हैं, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो किसी भी एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्राप्त होते हैं। ये जो ह्यूमन राइट्स हैं ये बहुत बड़ी अवधारणा है, जबकि आपके फंडामेंटल राइट्स सबसे छोटी अवधारणा है जो डिपेंड करता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। फॉर एग्जांपल, भारत में मान लीजिए प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि कोई और कंट्री ऐसी हो सकती है जो राइट टू प्रॉपर्टी देना चाहती है, तो वो उनका फंडामेंटल राइट है। तो यहां पे हम ये समझ सकते हैं कि ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट्स डिपेंड करते हैं। ह्यूमन राइट मानव होने के नाते सभी व्यक्तियों को मिलते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ प्रोवाइड होते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। यहां पे हम समझेंगे कि भारत में फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन आर्टिकल 12 to 35 है, और जिसमें पार्ट 3 में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो लिखित हैं उसका प्रोविजन हमने लिया था यूएसए से, जो कि हमारा एक सोर्स माना जाता है। ओरिजिनल यदि हम बात करें तो हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे। करेंटली ये आपके 6 बचे हुए हैं। पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो था ये 7th फंडामेंटल राइट था, इसको हमने हटाया और इसके हिसाब से अब हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स बचे हुए हैं। इसको हमने जब हटाया था तो उसके लिए हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 किया था, और फाइनली हमने राइट टू प्रॉपर्टी को 300A आर्टिकल में पुट किया और इसको एक लीगल राइट बना दिया। तो यहां पर हमें समझना है, जो हमारे क्वेश्चन फैक्चुअल के फॉर्म में आता है वो पूछता है क्या राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी फंडामेंटल राइट है, तो नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी अभी फंडामेंटल राइट नहीं है। ओरिजिनल जो हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे ये उसमें ऐड था। अभी करेंटली 6 फंडामेंटल राइट हैं, और राइट टू प्रॉपर्टी को हमने 400A कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 1976 में हटाया और उसको 300A में हमने लीगल राइट बनाकर ऐड कर दिया। तो अभी करंट में यदि हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स में आपके टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि आप इस तरीके से समझ सकते हो। सबसे पहला है आपका राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। जिसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में। ठीक है। दूसरा अधिकार है आपका राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में। फिर आपका तीसरा फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसको कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका डिस्क्रिप्शन है आर्टिकल 23 और 24 में। देन आपका था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब यहां पे आपको मिलती है धार्मिक स्वतंत्रता, जिसका डिस्क्रिप्शन है आर्टिकल 25 से 28 तक। देन फाइनली कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और ये माइनॉरिटीज को दिए गए हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन है आपका आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार,
इसके बाद फाइनली आपका जो सिक्स्थ और अंतिम कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है उसका नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आपके आर्टिकल 32 में दिया गया है। अब आगे हम यदि बात करें तो आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स की यहां पर डेफिनेशन दी हुई है। व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स एनशर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर गारंटेड टू ऑल सिटीजन्स। ऐसे अधिकार जो हमारे संविधान में लिखित हैं और जिसके लिए आपका संविधान आपको गारंटी देता है, वो आपके फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। और इन राइट्स को देने के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, भाषा, रंग, जात या किसी भी आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। फंडामेंटल राइट्स आर द एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। आपके फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल हैं, जस्टिएबल हैं और इनमें आप आगे चाहें तो अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। हम देखते हैं कि आपके बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिनमें अमेंडमेंट्स किए गए हैं। आगे हम जब बात करेंगे तो क्वेश्चन आता है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ओरिजिनल जो फंडामेंटल राइट्स थे वो थे 7। करेंटली आपके फंडामेंटल राइट्स हैं 6। अब राइट टू जो प्रॉपर्टी था जिसकी हम बात स्टार्टिंग में कर चुके हैं, इसको हमने हटा दिया और इसको हमने बना दिया है अब लीगल राइट। और इसका डिस्क्रिप्शन है आर्टिकल 300A में और इसको हमने हटाया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। ठीक है, तो ओरिजिनल जो आपके थे 7 थे, करेंटली आपके कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब इसको हटाने का कारण क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी के द्वारा लोग क्या होते थे कि मान लीजिए कोई सरकारी काम है, डेवलपमेंट का काम है, एक सड़क बनना है, तो बीच में किसी का रास्ता पड़ता है जो किसी एक व्यक्ति की निजी जमीन है, वो उसको नहीं देना चाहता। यदि गवर्नमेंट उसको कैप्चर करती है और उसकी जगह उसको मुआवजा या अन्य जगह देती है, तो उसके बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता था, जिसकी उसको परमिशन मिलती है आर्टिकल 32 के द्वारा। आर्टिकल 32 कहता है कोई भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स के हनन में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट उन्हें रिलैक्सेशन दे देता था, तो सरकार को काम करने में बाधा उत्पन्न होती थी। इसीलिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सरकार ने राइट टू प्रॉपर्टी हटा के उसको लीगल राइट बना दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक एक जो आपके राइट्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम ये अभी पहले पढ़ चुके हैं कि आपकी ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिसमें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का प्रोविजन है। ठीक है, अब यहां पर हम राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर चुके हैं कि हमने इसको 44th अमेंडमेंट से हटा दिया था, लीगल राइट बना दिया था। अब हम बात करेंगे आपके 6 फंडामेंटल राइट्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक इसका डिस्क्रिप्शन है। इसमें कहा गया है राइट टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटीज इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन रिस्पेक्टिव रिलीजन, जेंडर, कास्ट, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ। किसी व्यक्ति के जन्म स्थान, धर्म, लिंग, जाति, रंग, किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा कोई भेदभाव किया जाता है तो वह उसके फंडामेंटल राइट का हनन माना जाता है, जिसके तहत वह व्यक्ति आर्टिकल 32 का प्रयोग करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसके बाद आपका दूसरा जो राइट है वो है राइट टू फ्रीडम।
जिसका डिस्क्रिप्शन आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के बीच में है। अब राइट टू फ्रीडम में आपके कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, जिसमें हम समझेंगे कि आर्टिकल 19 में इनका डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब सबसे पहले वाक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब प्रेस की स्वतंत्रता, देन इसके बाद फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स मतलब संघ बनाने की स्वतंत्रता या आंदोलन करने की स्वतंत्रता, पर वहां पर पीस हो, आपके पास कोई भी हथियार ना हो, आप शांतिपूर्वक कोई भी आंदोलन कर सकते हैं। फिर इसके बाद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आप आराम से शांतिपूर्वक एक संघ बना सकते हैं, कुछ लोग जुड़कर उसको रजिस्टर भी करा सकते हैं। देन फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप किसी भी व्यापार को करने के लिए स्वतंत्र हैं। और फाइनली लास्ट जो होता है फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप भारत के किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं। पहले ये प्रोविजन आर्टिकल 370 के आधार पर जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, परंतु अब आर्टिकल 370 और 35A के रिमूवल के बाद ये आर्टिकल आपका, ये जो आपका राइट है, राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये लागू हो चुका है। इसके बाद हम समझेंगे कि आगे जो आपके और राइट्स हैं उनमें जो अगला आता है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में इसका डिस्क्रिप्शन है। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बलाश्रम और बाल श्रम को निषेध किया गया है। कुछ लोग होते हैं, आपने गांव में देखा होगा कि ऐसे मजदूर हैं जो सिर्फ काम कर रहे हैं और उन्हें सिर्फ बदले में खाना दिया जा रहा है, या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, मजदूर वर्ग हैं, कृषक वर्ग हैं, जो लोन ले लेते हैं, ऋण ले लेते हैं पर उसको चुका नहीं पाते, तो लोग उनसे बंधुआ मजदूरी कराने लगते हैं। 2 टाइम का खाना दे दिया, बाकी उसके बाद उन्हें कोई भी पैसा नहीं दिया जाता। तो ऐसे जो आपके बेगार हैं, ऐसे ह्यूमंस जो ट्रैफिकिंग में फंसे हुए हैं और चाइल्ड लेबर, इन सब को हटाने के लिए संविधान ने फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं कि 14 ईयर्स से कम के बच्चों को किसी भी व्यापार में नहीं लगाया जा सकता, उनसे काम नहीं कराया जा सकता। यदि ऐसा करता कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसको सजा का प्रावधान है। अगला जो आपका राइट आता है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 एंड 28। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की मान्यता है, जिसका डिस्क्रिप्शन आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में दिया गया है। जैसे हम यहां पर एक एक्सेप्शन की बात करें, लोग कहते हैं कि जैन धर्म में चलने वाली संलेखना विधि, जो कि इस धर्म का उल्लंघन भी मानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि आप आत्महत्या का अधिकार हमारे भारत में नहीं है, कोई व्यक्ति सुसाइड नहीं कर सकता। यदि वह मान लीजिए सुसाइड की कोशिश करता है तो उसको सजा होगी, परंतु संलेखना विधि भी उसी का टाइप है। आप देखते हो जैसे अभी आचार्य विद्यासागर महाराज ने संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागे, तो उन्होंने खाना पीना बंद किया, एक आत्महत्या का ही प्रकार है। जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने यहां पे साफ साफ कहा कि आर्टिकल 25 संलेखना विधि की मान्यता देती है, क्योंकि जैन धर्म में संलेखना विधि मान्य है और हर एक प्रत्येक व्यक्ति को भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है। तो जब धार्मिक स्वतंत्रता है तो संलेखना विधि आत्महत्या में नहीं आएगी, इसीलिए संलेखना विधि को वैलिड करार दे दिया। तो धर्म के अनुरूप जितनी भी मान्यताएं हैं, चाहे सिख पगड़ी पहनते हो, उनके 5 ककार होते हैं, उनको रखते हो, ये सारी मान्यताएं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी जाती हैं। बस इनको हम तब असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जब कोई व्यक्ति इससे लोक व्यवस्था पर असर पड़ता हो, किसी के कृत्य के कारण दूसरे व्यक्ति को परेशानी होती है। आप धर्म के लिए स्वतंत्र हैं, आप जो भी करें वो आपके लिए, पर आपके द्वारा किसी को परेशानी होगी तो यहां पे इसको इनवैलिड करार दिया जाएगा। अब इसके बाद हम देखें आपका अगला राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। इसमें माइनॉरिटीज के लिए कल्चरल और इसके बाद आपके एजुकेशनल राइट्स दिए गए हैं। आप इसमें देखोगे कि जो माइनॉरिटीज हैं भारत में, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, ये सारे व्यक्ति अपने संस्कृति को बचाने के लिए संघ बना सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं,
उसके लिए फंडामेंटल राइट्स में हमारे प्रोविजंस दिए गए हैं, जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में जिसका डिस्क्रिप्शन है। फाइनली जो आपका अंतिम फंडामेंटल राइट बचता है उसका नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि आर्टिकल 32 से 35 तक जिसमें डिस्क्रिप्शन है। इसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हम जैसे देखते हैं अपील आपकी होती है सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है जो ये प्रोविजन रखता है किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स वायलेटेड होते हैं तो वो डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसके लिए 5 रिट्स का प्रोविजन है। इन रिट्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जस्टिस किया जाता है। तो इस तरीके से आपके जो 5 और 6 फंडामेंटल राइट्स थे उनको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में पढ़ते हैं, जिनका आपका प्रोविजन आर्टिकल 12 से 35 के बीच में दिया गया है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। आगे की क्लासेस के लिए जुड़े रहिए राउस एकेडमी से। थैंक यू।